और अक्सर एक यूनिट छूट जाता है नहीं बीच बीच में, और कौन सी यूनिट है वो? प्रोडक्शन की। तो आज वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना? चलो, हाँ खत्म हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हमने बात किया था यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट में। पहला हमारा था साइंटिस्ट का नाम था क्या नाम था? पंचानन माहेश्वरी। कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर राजस्थान। जन्म कब हुआ इनका? 1904 में। कब? हाँ, 1966, 1966। जन्म कब हुआ पंचानन माहेश्वरी का? और डेथ कब हुई? 2000। वो अन्नस मायर का है। हाँ, अन्नस मायर का है वो। हाँ, 1960। और किनसे ही इंस्पायर हुए थे पंचानन माहेश्वरी? डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन, है ना? कौन कौन से अवार्ड मिले थे इनको? है क्या चीज? FRS और INS, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है? चलो, ये बताइए कि जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन रिलेशन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। जैसे पैरट की बात करें, कितनी लाइफ स्पैन बताइए? क्रो कितनी बताइए? 15 ईयर। यानी कि बिल्कुल नहीं होता, ठीक? हाँ हाँ, ये देखो, नॉर्मल हम लोग के यहाँ कौन बड़ा होता है, कौवा की तोता? तो कौवा की लाइफ स्पैन कितनी है? तोते की? सब बेकार, ध्यान रखिएगा। इसमें साइज से कोई लेने देने लिखा है वही याद करना, उसके सिवा दिमाग ज्यादा मत लगाओ, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें आया दिमाग मत लगाओ। जो वहां तो कहीं अच्छे बिहार में साइंटिस्ट वहां लगे रहते, साइंटिस्ट इतनी वैरायटी होती। छोड़ दो उसको, और ये को लिख लो कि ये आएगा हॉटस्पॉट। नहीं होता, देयर इज नो कोरिलेशन साइज इफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस मैं कुछ साइज से और कहने के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी डेथ होती है, किसको छोड़ के? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है कोई स्पंज बताया था, कुलिडिया कहाँ बताया? पेनिसिलियम बताया, है ना? हमने बताया था जूस्पोर के बारे में कहाँ पे? क्लेमाडोमोनास। आईबर्ड कहाँ बताए थे? पोटैटो में। और जो हमने ब्राइफिलम बताया था क्या था, कौन सा बर्ड था वो? एडवेंटिशियस बर्ड। कौन सा था? एडवेंटिशियस। ऑप्शन कहाँ बताया था? वाटर हाइसिन में ऑप्शन बताया था। इसके अलावा हमने बताया था आपको वल्बिल के बारे में, कहाँ था? आगे में था। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। पॉपुलेशन किसको बोलेंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, किसको पॉपुलेशन बोलेंगे? ऐसे बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही बनते हैं और ये सेक्सुअल के बाद ही बनते हैं, किसको पॉपुलेशन बोलेंगे? सेक्सुअल वाला कि एसेक्सुअल? पॉपुलेशन किसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद? बोलो, किसको बोलेंगे? दोनों को बोलेंगे। पॉपुलेशन चाहे आनी, ठीक है?
ये लॉजिस्टिक वाला, ठीक है, बता देना, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कहीं भाग नहीं रहे हैं यार, तुमको मेडिकल कॉलेज पहुंचा देंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है, भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चे आओ देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो, जितने भी एग्जाम होगा उनको पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे। पास में नहीं आया, गड़बड़ मत कर देना, ना दिक्कत हो जाएगी। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। और हमने बताया था यहाँ पे कि कितने घटनाएं बताई थी हमने पूरे रिप्रोडक्शन में, 3 बताई थी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट। प्री फर्टिलाइजेशन में कितनी घटनाएं होती है? 2। पहला क्या बताया? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या है? गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में क्या बोला था? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इनको बोलते हैं सिनगैमी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कितनी घटनाएं थी? 2। पहला क्या बताया था? जायगोट फॉर्मेशन, और नेक्स्ट क्या था? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोला था हमने? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है? पहला, स्लो होता है, स्लो, कॉम्प्लेक्स और एलोबरेट। 12 बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, मिलेगा आपको 99% क्वेश्चन ये आपको मिलेगा नीट में इस बार, ठीक है। स्लो है, कॉम्प्लेक्स है और क्या है? एलोबरेट है। क्या है? एलोबरेट। एनसीएफ का फाउंडेशन कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो यहाँ पे, बिना फर्टिलाइजेशन अगर कोई एग्जाम बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बनता है इसको, और बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनता है इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। प्लांट की बात करिए, एनिमल की बात करें, 2 टाइप के होते हैं, मोनोसियस और डायसियस। डेट पाम कैसा है? डेट पाम कैसा है? डायसियस है भाई, ठीक है। और पपाया कैसा है? कैसा है? लीच कैसा है? मोनोसियस। टेपम कैसा है? अर्थवर्म कैसा है? कॉकरोच कैसा है? आप कैसे हो? डायसियस। कैसे है? डायसियस है, ठीक है। और उसका ध्यान। मार्केंसिया कैसा है? मार्केंसिया कैसा है? कैसे पहचानोगे इसको? बोलो। आर्सिगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर। आर्सिगोनियोफोर कहाँ होगा? मेल के फीमेल में? फीमेल में। एंथ्रेडियोफोर मेल में। स्पिग्नम कैसा? मोनोसियस की डायसियस? मोनोसियस होता है। तो ये मोनोसियस डायसियस आपको पता होना चाहिए। कुछ मायक नहीं आया, ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने बताया था आपको आइसोगैमेट, कौन सा एल्कीन बताया था? नहीं भाई, क्लेडोफोरा। क्या बोला था? क्लेडोफोरा। इंपॉर्टेंट ये भी है। हाँ बच्चे, एनिमल में दिया है, देखो खोलो, इसमें फोटो बना हुआ है इसका। आइसोगैमेट क्लेडोफोरा जो यहाँ दिया है, फोटो से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, बस में कुछ क्या है? क्लेडोफोरा। और फ्यूकस में कैसा होगा? आइसोगैमेट क्या एनाइसोगैमेट? फ्यूकस में, अरे यार फ्यूकस में जो गैमेट कैसे होते हैं? एनाइसोगैमस। वो गैमस तो होता ही है, एनाइसोगैमस है। क्या है? एनाइसोगैमस। यानी कि मेल फीमेल साइज अलग अलग होगा। साइज अलग होगा कि शेप अलग होगा? दोनों अलग होंगे, ठीक है। क्या होगा? दोनों अलग होंगे। क्या होगा? ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बताइए, पोटैटो में कितना बताया था? इसमें से भी क्वेश्चन इस बार आने की संभावना पूरी पूरी है। आपको क्या कर देंगे? इधर आगजम दे देंगे और इधर क्रोमोसोम के नंबर देंगे। क्या करना होगा? मैचिंग करना होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया किसमें, रैट में कितना बताया था? रैट में कितना है? 42, 42 कितना है? 42। और डॉग में कितना बताया था? डॉग में 78, 78। पढ़ के नहीं आए क्या? एप्पल में कितना है? अरे यस सर। पढ़ के नहीं आए हो? यस सर। एप्पल में कितना है? थकान लगी है क्या? बोले रही हो, बैठी रही हो। एप्पल में कितना होता है? 34। तुम आगे लड़ाई हो गई क्या? तुम आगे बैठो, उधर बैठी हुई, पता नहीं क्या, कोई भरोसा नहीं। हाँ बोलो। ठीक है। एप्पल में कितना? 34। डॉग में कितना? 78। कितना? 78 है ना। और ह्यूमन में कितना? ड्रोसोफिला में कितना? हाँ, ड्रोसोफिला। ऑफियोग्लासम में, बर्ड्स में, सॉरी बटरफ्लाई में। अच्छा, इसमें जो मैं बता रहा हूं ये कैसा है? म्यूसाइड का है।
डिप्लॉइड है। और अगर हेप्लॉइड पूछ ले तो क्या करना आपको, तो ये भी ध्यान रखना किसका पूछ रहा है, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड का। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओविपरस, दूसरा होता है विविपरस। ओविपरस अंडे देने वाले जैसे रेप्टाइल और बर्ड। रेप्टाइल और बर्ड की खास बात क्या है, जो अंडे में क्या खास बात पाई जाती है, कैलकेरिया सेल जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवुल क्या बनाता है, ओरी सीड, और ओरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। ठीक है, इसको खास कर ध्यान रखिएगा। कुछ पेरिनियल प्लांट बताए थे जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना पाया जाता है, जैसे कि बम्बू में। बम्बू फ्लावरिंग कितने साल में होती है, 50 से 100 साल में हो गए। फ्रूट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन सबकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा था हमारे पास स्टुलबेंथस कुंठियाना, नीला कुरंजी। कहां कहां ग्रो करता है ये, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। कितने साल फ्लावरिंग होती है, 12 साल में ये फ्लावरिंग होती है। किस साल में फ्लावरिंग, यानी कि 12 ईयर्स में ये फ्लावरिंग होती है। ठीक, इस वक्त हमने बात करते हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें यहाँ पे, कि जो सेक्सुअल साइट होता है प्लांट में कौन सा होता है, कहा मुंह फाड़ रही हो, सोती नहीं लग रहा रात में, मुंह फाड़ते रहते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे, प्लांट में। सेक्सुअल साइट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। क्या बोलेंगे, फ्लावर। और एंड प्रोडक्ट कौन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड। ठीक है, फ्लावर देखिए ज्यादातर 99% फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बोलेंगे मतलब उसमें एंडोसियम और गायनोसियम दोनों एक ही में होगा, पास में है कुछ। और जो फीमेल होगा उसको बोलेंगे हम गायनोसियम, जो मेल होगा उसका एंडोसियम। बात करें एंडोसियम की, तो एंडोसियम की यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमेन। और स्टेमेन कितने पार्ट थे, 2, पहला ऊपर तरफ, एंथर नीचे तरफ। वो लड़की कहां चली गई, आंचल, मैं उसके लेकर आ रहा हूँ, भाग गायब हो गई। आप हो, और कौन कौन चिल्ला रहा था, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो देख रही है, ऑनलाइन भी देख रही है वो। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, तो स्टेमेन में बताया था हमने 2 पार्ट, कितने पार्ट, एंथर और फिलामेंट। कौन सा लॉन्ग होता है, अच्छा बताओ, लॉन्ग फिलामेंट कहां पाया जाता है, बता दो विकास। हिबिस्कस में, हिबिस्कस बोले तो गुड़हल में। और ब्रांच स्टिग्मा कहां होता है, तो लॉन्ग स्टाइल नहीं हो सकता है, लॉन्ग स्टाइल भी साथ में ब्रांच स्टिग्मा। हर लेक्चर में मेरा कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। पिछली बार नहीं बताया था, इस बार बताया है हमने, इसमें लॉन्ग स्टाइल भी होता है। ऐसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, चलो आप ये बताओ कि जो एक फ्रूट का टाइप होता है एकीन, क्या, तो एकीन, एकीन, एकीन कहाँ मिलेगा, ये भी हॉट स्पॉट में है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फ्रूट के टाइप इन जनरल आपके पास नहीं, जैसे कि ड्रूप, ड्रूप है जैसे मैंगो और कोकोनट में। मैंगो और कोकोनट का जो टाइप है फ्रूट, क्या बोलते हैं उसको, ड्रूप। क्या बोलेंगे, ड्रूप बोलते हैं। पास में क्या बोलेंगे, ड्रूप। और बहुत सारा इसमें सहतूत होता है, उसमें सोरोसिस होता है। ठीक है, और मूंगफली होता है, उसमें लोमेंटम होता है। पता नहीं पता, नहीं पता तो अच्छी बात नहीं पता है। ठीक, यहाँ देखो, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसमें, एकीन वाला टॉपिक जो है वो ध्यान रखें। स्ट्रॉबेरी में जो फ्रूट का टाइप क्या बताओगे इसको, क्या बताओगे, देखने, हाँ है कि नहीं, वहां से तुम लोग क्या बोल रहे हो, एकीन बच्चे, फास्ट फूड है बिल्कुल। ठीक है, अब समझ में आया, इसको ध्यान रखना, ये हॉट स्पॉट में कर लेना इसको। ठीक है, हम देख रहे हैं एग्जामिनर जो है, जहां बच्चों को नजर नहीं जाती वहीं से क्वेश्चन निकाल रहे हैं लोग, है ना। तो आप ऐसे चला जाओ जहां की जानवर नजर जाए। ठीक है, जिसने बताया था, इससे टाइगर के जो अगर हम नंबर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके फग मार्क्स को देख के। वैसे आप क्या करोगे, एग्जामिनर को भी स्टडी कर लो कि कहाँ कहाँ वो जा सकता है। तुम्हारा कुछ, लेकिन याद रखिएगा इसका मात्र फोटो बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। क्लियर हुआ, ब्रांच स्टिग्मा पूछे, लॉन्ग स्टाइल पूछे, क्या बताओगे, हिबिस्कस। और पूछे कि जो किसमें एकीन नामक फ्रूट का टाइप पाया तो क्या बताओगे, स्ट्रॉबेरी। और एक एग्जांपल और है स्ट्रॉबेरी का, क्या, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट का। जब इसका सिर्फ फोटो बना हुआ मात्र। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करता है, ओनली ओवरी, इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे, लेकिन ओवरी के अलावा कोई और भी पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ओवरी तो करेगा ही, लेकिन ओवरी के अलावा कोई और पार्ट करता है, स्टेम कर लिया, पेटियोल कर लिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। उसमें क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट में 3 एग्जाम्पल बताए थे, CAS कैस, सी बोले तो कैसिव, ए बोले तो एप्पल, और एस बोले तो कैसिव। एप्पल और स्ट्रॉबेरी किसी एग्जाम्पल हुए,
फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अलग होते हैं, फॉल्स फ्रूट अलग होते हैं, दोनों को मत मिला के खिचड़ी मत बना देना। तो खिचड़ी ना आप खाओगे ना हम खाएंगे। यहाँ देखो ये जाएगा कैस्यू, काजू, काजू बादाम, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? गड़ मत करना। ये जो हिडन पॉइंट है ना, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं आपको, ना है कुछ। और आने वाले भविष्य में आपके जो पेपर होंगे इस टाइप क्वेश्चन भरमार होगी, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा होगा कि कुछ दिमाग बिल्कुल घूमी घूमी करेगा। ऐसे एक पेशेंट आते हैं, सर हमको घूमनी आ रहा है, कुछ दिन समझे घूमनी क्या होता है, ठीक है। तो सर हमारा ऐसे चक्रार, अच्छा चक्कर चक्कर आता है, फिर घूमनी आता है, ठीक। काफी से सर हमारा पेट घड़ घड़ करता है। अब घड़ मतलब क्या निकाले हम इसमें, है ना। तो मतलब समझ में आ गया कि हाँ इसको थोड़ा सा मेट्रोजिल देना है। देखो आप भी ऐसे जाओगे तो बिल्कुल जो पढ़ोगे बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, ठीक है। और जो फीमेल मिलेंगे जाते हैं उनको हीमोग्लोबिन 8 ही रहता है, 8 या 9 यही रहता है, ठीक है। बहुत अगर 12 मिल गए तो मतलब बहुत अच्छी, लेकिन अदरवाइज 8 9 10 ऐसे ही रहता है लड़कियों में। देखो अब देखो यहाँ पे क्लियर। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फ्रूट में, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर एंथर और फिलामेंट, इधर बात नहीं करो बच्चे। एंथर और फिलामेंट, एंथर की बात करें तो कैसा होता है, ये बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोंजिस होता है। कितने माइक्रोस्पोंजिया? 4। और एक माइक्रोस्पोंजिया देखोगे तो सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी? कूट देंगे सही जाओगे। एपिडर्मिस। अरे यार ये कौन है भैया, तुम लोग अनर्थ कर दोगे। एपिडर्मिस ह्यूमस, एपिडर्मिस, सॉरी बहुत अच्छा बोल रहे हो। एपिडर्मिस के बाद इंडोथेलियम, उसके बाद जो लोग मुंह में हाथ रखे, मुंह हाथ हटा दो, मुंह में टेप चिपका देंगे, टेप रखा हुआ है मेरे बैग में। एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। 3 लेयर का काम क्या था? आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन। और टेप्टम क्या काम है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या कराना? क्या? नरिशमेंट। जो टेप्टम की सेल होती थी वहां पे कैसे थे? होमोजेनस, और उसका नाम था स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या? स्पोरोजेनस टिश्यू। और कैसे थे? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड। कैसा? डिप्लॉइड होता है बच्चे, इसमें क्या शक है? अभी म्यूसिस हुआ है तो डिप्लॉइड ही होगा। इसके बाद इसमें से एक सेल उठाएंगे और काम करे कैसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा म्यूसिस, क्या बनेगा फिर आगे? 4 पॉलिगन टेट्राड बनते, नहीं एक पॉलिगन, और उस एक पॉलिगन टेट्राड से, अरे वही है पॉलिगन टेट्राड को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं मैडम, इसमें तो म्यूसिस होगा तो बनेंगे एक पॉलिगन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल सकते हो। मैं कुछ इसमें होगा क्या? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद इससे बनेंगे 4 पॉलिग्रेन। कितने बनेंगे? 4 पॉलिग्रेन बनेंगे। और एक पॉलिग्रेन को देखोगे तो इसका साइज कितना होता है? 25 से 30। पढ़ते नहीं हो लग रहा है, कूट देंगे सही हो जाओगे। सर को पीटो ऐसे। 25 से 50, अपना सर को 25 से 50 माइक्रोमीटर याद रखना। हो सकता है आने वाले समय में ये भी मिल जाए 25 से 50, ठीक है। और पॉलिग्रेन का साइज हम लोग मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से? बताओ। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की स्कोप। स्वाति बता नहीं रही बल्कि माइक्रोग्राफ है कि माइक्रोस्कोप है? हाँ कौन बता रही है? बता दें, कौन कह रही है? बता दें, आपको बता दें। अच्छा ठीक, कोई बात। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ग्राफ है, माइक्रोस्कोप नहीं है बच्चे, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसकी 2 लेयर थी, बाहर लेयर और अंदर की लेयर। बाहर की लेयर बोलते थे हम लोग एग्जाइन, और अंदर के लोग बोलते थे इंटाइन। एग्जाइन बना होता है स्पोरो पॉइंट के। किसी भी टेम्परेचर का, किसी भी प्रेशर का, किसी भी केमिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे? स्पोरो पॉइंट। इसी कई साल तक ये ऐसे ही बना रहता है। बस में उसमें नहीं आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो पॉलिग्रेन होता है इसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल बनेगा और एक जेनेटिव सेल बनेगा। इस तरीके बन जाएंगे 2 सेल स्टेज। क्या बनेगा? 2 सेल स्टेज में पॉइंट्स में जाता है 60% फ्लावर में, बाकी बचा 40% केस में। तो जो जेनेटिव सेल होता है ये जेनेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा, क्या बनाएगा? 2 मेल गैमेट। इस तरीके से कितने सेल स्टेज हो गए? 3। और 3 सेल स्टेज में भी 40% में फ्लावरिंग हो जाती। फर्क नहीं पड़ता है कि 2 सेल या 3 सेल है,
यहाँ नहीं होगा तो आगे होगा, जब पॉलन ट्यूब बन जाएगा तो वहां होगा। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, एक हमने बताया था आउटबुटिंग डिवाइसेस के बारे में बताया, बताओ क्या होता है? नो सिंक्रोनाइजेशन, डिफरेंट पोजीशन और यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ इंकेपेबिलिटी। सेल्फ इंकेपेबिलिटी नहीं, चार बताया था आउटबुटिंग डिवाइसेस। और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में तो जानते हो, है ना? ये बताओ इसमें कि जो इमेस्कुलेशन किस में करते हैं, किस टाइप के फ्लावर में इमेस्कुलेशन करते हैं? बाइसेक्सुअल। उसके बाद क्या करेंगे इमेस्कुलेशन करने के बाद? इमेस्कुलेशन में क्या काटते हैं? ओवरी, पेटल, कैलिक्स, एंथर। एंथर काटते हैं कि फिलामेंट काटते हैं? हाँ फंस गया, देखो फिलामेंट काटते हैं बच्चे, एंथर नहीं काटते हैं। एंथर को रिमूव करते हैं, फिलामेंट को काटते हैं। कुछ माया कुछ बेसिक्टोमी में क्या काटते हैं? वास डिफरेंस को काटते हैं और उसको टाइट करके बांध देते हैं, बस में। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब। कितनी लंबाई बताई थी फैलोपियन ट्यूब की? 15 से 20। पिट जाओगे बेटा, 15 से 20 कहां पढ़ लिए? बताओ फैलोपियन ट्यूब की लंबाई मोहतरमा बताओ। शगुन बताओ, शगुन 1, शगुन 2, आकांक्षा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, हाँ बोलो। 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल उतने जितने की किडनी की होती है। नहीं बताया था? ऐसे ही प्रभात, ऐसे मत करो, ठीक है? 8 से भला करो, तुम थप्पड़ जड़ दिया। 10 से 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल उतना जितना की किडनी की है। किडनी की लंबाई, सुनो मेरी बात सुन लो, किडनी की लंबाई, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई दोनों सेम है। किडनी की और फैलोपियन ट्यूब की कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट थे फैलोपियन ट्यूब की, बताओ जल्दी से। हाँ, एम्पुला, इस्थमस और फिम्बरी होती है, यही है। कितने हैं? अच्छा, जो यूट्रस के नजदीक रहता है उसको क्या बोलते हैं? अले छल, बताओ। इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला और कौन सा? इस्थमस। कौन सा? इस्थमस होता है। पास में इनफंडिबुलम से लगा होता है क्या? फिम्बरी। ये देखो ऐसे फिम्बरी। पास में कुछ जो ओवरी से ओवा को कैप्चर करता है, यूं ऐसे। पास में कुछ, ठीक है? तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। और देखो, अच्छा इसकी बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन बन चुका, बन गया ना? अब इसी को पॉलिनेशन करा दो। बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम की क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? पिस्टिल की कार्पेल। पिस्टिल की कार्पेल दोनों बोल सकते हैं। और पिस्टिल कार्पेल में कितने पार्ट बताए थे? 3, ऊपर वाले को। उसके बाद ओरी की खाली जगह क्या बोलते हैं? ओरी, बेटा उड़ा देंगे अभी विकास। ओरी के अंदर खाली जगह क्या बोलते हैं? यहाँ पे कमेंट कहाँ दिख रहा है यार? कमेंट कहाँ दिखता है? कमेंट कहाँ दिखता है? कमेंट कहाँ दिखता है इसमें? बोलो। अभी तो लगाया था, कहाँ चला गया? तुमको भी नहीं पता, मतलब बेकाना है, बुलाना है बेकार है। दिख रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, देखो, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो देखो, इधर देखो, ठीक है? तो ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे? गाने, हाँ, पिस्टिल या ओरी, उसकी जगह क्या बोलते हैं हम लोग? लोक्यूल। क्या बोलेंगे? इसी लोक्यूल के अंदर क्या होता है? ओवूल। क्या होता है? ओवूल। और ओवूल जो है ओवरी से जुड़ा होता है, किसकी मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। और ओवूल को जो डंठल होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और ओवूल फ्यूनिकल जहां जुड़ता है उसको हाइलम बोलते हैं। यहाँ भी और किडनी में भी, वहां भी पढ़ेंगे जब इनोवेट करेगा किडनी में, तो वहां भी हाइलम आपको मिलने को पढ़ने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे, इसके बाद अब जो ओवूल होता है, ओवूल मोस्ट कॉमन टाइप का ओवूल कौन सा है? एनाट्रोपस। कौन होगा? एनाट्रोपस। चारों तरफ से इंसर्किल होगा, एक जगह को छोड़ के, उसको बोलते क्या है? माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट कौन होता है? चल आजा, क्या? चले जा। क्या बोलेंगे? चले जा। और इसके अंदर देखेंगे ओवूल के अंदर
ओवल का टेक्निकल नेम क्या है? ओवल का पूछा गया था एक बार, बोलो कोई कौन बताएगा? मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम, है ना? क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। क्या कौन सा गैमेटोफाइट? मेल के फीमेल? कौन गैमेटोफाइट? कौन सा? मेल की फीमेल? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक है, मेल गैमेटोफाइट पॉलिंगेन है। अब बोलो, तो तीसरा कोई है ही नहीं है, तो कहां बताओगे? ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें क्या होगा? ओवुल के अंदर क्या होगा? किस टाइप के सेल होते हैं? न्यूक्लियस सेल। कौन से? न्यूक्लियस। हेप्लाइड की डिप्लाइड? डिप्लाइड होते हैं, ठीक है। और उनमें से कौन सा न्यूक्लियस सेल काम करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह? जो चलाजा की तरफ है, जो माइक्रोपाइल की तरफ है? सो गए, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, ठीक है। और वो क्या करेगा? मेगास्पोर मदर सेल के काम करेगा। मेगास्पोर मदर सेल में होगा म्यूसिस डिवीजन, और डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा? अरे ये देखो, तुरंत बना दी मोहतरमा। अभी कहां बन जाएगा? बनेंगे 4 क्या? मेगास्पोर मदर सेल। ये तो हो ही गया। मेगास्पोर बने कितने? बनेंगे मेगास्पोर कितने? 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 में से 3 डिजॉइंट कर जाएंगे, बचे कितना? 1। अब इसमें होगा माइटोसिस, और कौन सा? कैसा माइटोसिस? प्री न्यूक्लियर। मतलब क्या है? न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो एक न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? इनको जगा दो, सुबह हो गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32। ऐसा है क्या? बस 8 ही तक बने ना, तो ब्रेक लगाते गए भागते रह जाओगे। कितने सेल हो गए? 8। 8 में होगा रीऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इधर 3 ऊपर की तरफ क्या बनाएगा? 2 बीच में सेंटर पे, और नीचे होगा 2 डीजेनेटिंग सिनर्जिट। और इन्हीं सिनर्जिट से लगा हुआ कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? पॉलिन ट्यूब को गाइड करता है। तो बीच में कौन होगा? एक सेल होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते क्या है बच्चे? हाँ, एम्ब्रियोसैक। किसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। कूट ही जाओगे, अभी 3 बार हो चुका। मुदल क्या हो जाओ? तो फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट होगा एम्ब्रियोसैक। और ये एम्ब्रियोसैक बन कहां रहा है? ओवुल के अंदर। और ओवुल कहां है? ओवरी के अंदर। और ओवरी कहां है? फ्लावर के अंदर। उसमें और फ्लावर तो आपने देखा ही है। इसमें कुछ? अब देखो इधर, इधर इधर मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है। आप क्या करा देंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप के? 3, ऑटोगामी, जिटनोगामी और जीनोगामी। ऑटोगामी कहां पे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसेक्स फ्लावर, जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही में हो। बस में कुछ इसमें वेरिएशन नहीं आता है, इसमें ऑटोगैमस होता है। ऑटोगैमस फ्लावर नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं चैज्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। चैज्मोगैमस फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी इनवेरिएबली। ऑटोगैमस कहां मिलेगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो कभी ओपन नहीं होते हैं। एसेड सीड सेट कहां पाया जाता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। पॉइंसन हो चाहे ना हो, लेकिन इसमें सीड बनने का ये तो बात पक्की है। यहाँ पे समझ कुछ? क्लिस्टोगैमस हो गया। अगर मान लो एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से पॉलिनेशन होता है, क्या बोलेंगे इसको? जिटनोगैमी। और अलग अलग प्लांट के हो गए तो जैसे कि होता है किसमें? डेट पाम और पपाया में, मेल अलग फीमेल अलग। यहां से उड़ के गया वहां, इसको बोलेंगे हम लोग जिनोगमी। AGX ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जिनोगमी। इसको साथ में रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, जो मक्के में देखते हो कॉर कॉप, उसको क्या बोलते हो? टसल। क्या होता है वो? स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल होता है, ठीक है। मक्के में आपने देखा होगा, जो मक्के में होता है। कॉर्न कॉप बोलते हैं मक्के का भुट्टा। समझ? सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन सा था? एमार्फोफाइलस। कितने फीट का था? 6 फीट का था। कितने फीट का था? 6 फीट का होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवुल क्या बनाता है? सीड। और ओवरी क्या बनाएगी? कभी कभी होता है न्यूक्लियस बचा रह जाता है, और इसको बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूक्लियस। और कहां पाया जाता है ये? ब्लैक पिपन बोलते हैं क्या इसको? पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म, ठीक है। और एपोमेक्सिस कहां पाया जाता है बताओ? स्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में। और ये फार्मिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, फार्मर के लिए। उसमें आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ज्यादातर पार्ट किस रीजन में होता है? पेल्विक रीजन में। किसमें रीजन में? पेल्विक रीजन में। बात करें यहाँ पे टेस्टिस में, ह्यूमन में कितने टेस्टिस? एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल?
250 और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 1 to 3 होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप के सेल 2 सेल के पहला बताया था मेल जर्म, दूसरा कौन बताया था साइटोलिस सेल। मेल जर्म सेल क्या बनाएगा स्पर्म और साइटोलिस सेल क्या करेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और कुछ इंटर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में डिस्टेंस में पाए जाते हैं लीडिंग सेल। पास में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैविटी के बाहर और लीडिंग सेल क्या निकालते हैं एंडोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन नहीं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ध्यान रखिए लीडिंग सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और साइटोलिस सेल का काम वैसे जैसे कि किसका काम है टेप्टम का। अगर कंपेयर करा के रख दे ऐसे यहाँ पे एनालॉगस है तो इसका काम किससे कंपेयर कर सकते हैं तो बताइएगा टेप्टम। दोनों काम क्या है न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन। ठीक है और इसी जर्म सेल में क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कुछ सेल यहाँ पे होंगे जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जर्म सेल होंगे जो काम करें क्या मेल जर्म सेल की तरह और इसी में क्या होगा माइटोसिस। माइटोसिस बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड की हैप्लॉइड होता है। उसके बाद क्या बनेगा स्पर्मेटिड। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ। कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे 4 एक जैसे कि अलग अलग। मियोसिस जब भी होगा अलग अलग होगा। ठीक है एक से दूसरे एक में भी डिफरेंस होगा। एक वाई दूसरे वाई में डिफरेंस होगा है कि नहीं। ऐसा क्यों है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज होता है। कितना होता है ये रास्ता अलग अलग होता है ये सारे अलग अलग होते हैं। बस में कुछ तो हम लोग बात करें यहाँ पे इस तरीके से। अब फीमेल की बात करते फीमेल में क्या पाता है ओवरी। बस यहीं तक कर देते हैं आज है ना ज्यादा खिंच जाएगा फिर खत्म करना। बस यहीं तक करते बाकी कल करवा देंगे थोड़ा करवाएंगे तो सही रहेगा सही है ना। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट वहां पे कल करा दें। क्लियर। अब आ जाओ इसके आगे। ठीक है यहां देखो जरा तो सब पढ़ के आते तो मजा आता है फिर आप लोग पढ़ के तो आते नहीं हो। चलो मैं कल करा दूंगा सुनो मैं बता देता हूँ आपको कल क्या कराएंगे। रिप्रोडक्शन का पूरा पढ़ के आइए पूरा रिप्रोडक्शन और सब पूरा चारों चैप्टर पढ़ के आइए। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 चैप्टर हो गए। उधर आपके हो गए ह्यूमन हेल्थ डिजीज 2 यूनिट दे रहे हैं आपको। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में 3 चैप्टर हैं कितने तो 4 वो और 3 ये। इसको रिवाइज करके अच्छे से आइए सब करा चुके एक बार आपको देखना ही है। क्लियर है नहीं सही है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज और क्या देखेंगे कैसे और खोलो और देख लो उसमें क्या करना है। ठीक है बाकी लोग भाई लोग आपके बहन लोग हैं सब बैठे हुए हैं इनसे पूछ लो क्या करना है। अब क्या कर सकते हैं बच्चे वहां पढ़ाया सुनो इधर अब शाम को पढ़ा रहे हैं इसमें तो आ जाओ। बैठी पड़ी सो रही हैं कौन बोल रहा है खत्म हो गया कब के वो खत्म हो गया। उसमें चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। आज हो गया माइक्रोस्पोजेनेसिस फिर मेगास्पोजेनेसिस खत्म हो जाए इसके बाद क्या जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जिसका छूटा हुआ है कृपया करके इसमें कर लेना है। ये लास्ट ट्रेन है इसके बाद कोई ट्रेन मिलेगी नहीं। अब जिसको बैठना है बैठ ले इससे विकास तो आ रहा है करता है वो जिनका छूटा है अपना कर ले उसमें है ना। ठीक है अरे कोई दिक्कत तो जिसका छूटा हुआ है उसमें कर ले रिप्रोडक्शन। ठीक है ओके चलो इधर देखो बच्चे इधर तो हाँ क्या कह रहे थे यहाँ पे इसमें आ जाते हैं हम लोग है ना। इधर देखो इधर तो हम लोग बात करें अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो बात मत करो बच्चे। ठीक है और जिसको कोई दिक्कत सर से पूछ लिया करो ना शाम क्लास कौन चल रही है उसमें कर लिया करो। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो टेम्परेचर कितना होगा हमारे एटमॉस्फेयर का। ये भी मुंह फैला रही हैं दोनों लड़कियां ना मुंह फैलाती रहती हैं। तुम भी सो रही हो आज क्या हो गया ऐसा क्या होगा दोनों लोग हैं ऐसे ही है। बंद कर दो जा बंद कर दो रहने दो तकल्लुफ मत करो। बंद ही कर दो अपना यहाँ लगवा लेंगे बाकी खत्म। एक यहाँ लग जाएगा हमारा खत्म 2-3 दिन में लग जाएगा बाकी आप लोग चलाते रहो खेलते रहो इसमें है ना। क्या कह रहे थे यहाँ पे हाँ अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर कितना रहता है 15 डिग्री ये एवरेज रहता है। कुछ मायने नहीं आया। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें थी बताओ
कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेजर था, कितना परसेंट? उसके बाद कौन सी गैस, कितने परसेंट? 20%। उसके बाद कितने परसेंट? 14%। उसके बाद कौन सा है? N2 कितना परसेंट? परसेंटेज के साथ में ये याद होना चाहिए, कई बार आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ज्यादातर लोगों को याद रहता है ये, इसलिए जो है ज्यादा इसमें एम्फसाइज नहीं करेंगे। CFC होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC किस रिएक्शन से बनाते हैं, कोई बताएगा? नेम रिएक्शन है? हाँ, कौन सा नेम रिएक्शन है? जो बताएगा उसको मिलेगा एक आइसक्रीम। बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चलो ऑप्शन दे रहे हैं, फिंकलस्टीन, स्वार्ट रिएक्शन। क्या क्या क्या? फिंकलस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन, कौन से मेथड से बताओ? गए काम से, फिंकलस्टीन। इधर देखो, 50-50 क्या करना है? देखो एक चीज बताना, फिंकलस्टीन में आयरन डेरिवेटिव आपने क्या बताया? फिंकलस्टीन और स्वार्ट में बनता है, सॉरी फिंकल नहीं बनता, स्वार्ट में बनता है। फिंकल में, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, फिंकलस्टीन में आपको पहुंचा दिया ही वहां तक ना। देखो फिंकलस्टीन में फ्लोरो नहीं बनता, ठीक है, वो कहां बनता है? स्वार्ट में, ठीक है, कहां बनता है? स्वार्ट। तो तुम लागिए स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, फ्लोरो डेरिवेटिव वही बनता है, सही है कि नहीं? ओके, आइसक्रीम हमने बताया था, हम खा लेंगे। देखो देखो कह रहे हैं यहाँ पे उसी मेथड बनाते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखो इधर N2O, ये क्या है? लाफिंग गैस है ना, क्या है ये? लाफिंग गैस। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? रुक जाइए, छोड़ो यार केमिस्ट्री टॉपिक, छोड़ो उसको, यहां से आ जाओ। क्या कह रहे हैं देखो, कहां तक हुआ था इसमें? अच्छा मैंने यहां तक करवा दिया था, अब आगे जाओ। कह रहे हैं यहां पे, हाँ, ग्रीन हाउस गैस यही आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग को काज करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, तो ये हम लोग बताया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें प्रेजेंट टाइम में एवरेज टेम्परेचर है पूरे वर्ल्ड का, है ना। और क्या करें देखो, कह रहे कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट इज द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर। सनलाइट से प्लांट में कितने परसेंट एनर्जी जाती है? कितना? 1% मात्र। भाई तुम लोग क्या करते हो, क्या पूछते हो तुम लोग, क्या बताते हो? सनलाइट से प्लांट को कितना एनर्जी मिलती है? 1%। किसने, कितने? 1%। बस मैं कुछ, उसके बाद कितना चलेगा? 10% ला चलता है। ट्रॉपिक लेवल में आगे कौन सा ला चलेगा? 10% ला। तो सनलाइट से 1%, बाकी सब 10%। और एनर्जी का पिरामिड क्या बच्चे? किसमें किसमें? पार वाले में। पार वाले में सुनो, इधर सुनो, इधर पार वाले मैंने क्या बताया? पहले बात, पार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, एक लिमिट बनाई गई है। और ये पार कितना होता है पूरे सनलाइट का? लेस देन 50%। जितना सनलाइट होगा उसका 50% से कम पार होता है। क्लियर? एक लिमिट बता दी। अब इस पार का फोटोसिंथेसिस में कितना यूज होता है, अगर आपसे ये पूछता है तो बताइएगा 2 से 10%। कितना? 2 से 10%। और अगर पूछता है सनलाइट कितना परसेंट है, तो 1 से 5%। कितना? 1 से 5%। क्या बता रही हो? ये पागल हो गई लड़की क्या? एनर्जी के पिरामिड बच्चे, एनर्जी पिरामिड की बात कर रहे हैं। क्या हो जाता है तुम्हें? ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रही है, वो चीज नहीं है। एनर्जी की पिरामिड की बात कर रहे हैं कि जो सनलाइट होती है उससे प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना मिलता है? 1%। फिर गड़बड़ कर दी तुम लोग। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। देखो ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर क्या है? प्राइमरी ही होता है। यहां सन है, क्या है? सन। इस सन से प्रोड्यूसर कितना एनर्जी मिलती है पूरी सनलाइट का? अगर मान लो यहां पे 10,000 जूल है, कितना? 10,000। तो ये बताओ कि प्लांट को कितना मिलेगा? 1%। मतलब कितना मिलेगा? ये कैंसिल कर दो, कितना होगा? 100 जूल मिलेगा। किसको? प्रोड्यूसर को। किसको मिलेगा?
प्राइमरी प्रोड्यूसर को। सुना है कुछ? इसके बाद ये कितना होगा देखो 100 हुआ, इसको कितना मिले कंज्यूमर को, इसका आप 10% लगाओगे। अब यहां हर ट्रैफिक लेवल पे लगे कौन सा 10%, कितना 10%, कितना 10%। कुछ समझ आया कि नहीं आया? आया कि गया? आया? इसे ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी पिरामिड में पूरे सनलाइट का कितना परसेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर को जाता है, क्या बताओगे? 1%। उसके बाद कितना जाएगा 10% ला। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो इसमें कि पूरे सनलाइट का कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है? अरे यार 1 से 5%। क्वेश्चन सुनते ना पर बोलते रहते हो। क्वेश्चन सुनो, अब सुनो इधर, अभी कोड दे जाओगे सही जाओगे, इसलिए कह रहे ना, देखो इधर पूरे सुनो। फोटोसिंथेसिस अगर पूछे बात नहीं करो, जैसे अभी पूछा सगुन, अगर आपसे पूछता है कि पूरे सनलाइट का कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, पूरे सनलाइट का, क्या बताओगे? पागल हो गए सबके सबके लग रहा है, बरी ले चले इनको पागल खाने में। अच्छा इधर सुन, इधर इधर एनर्जी के पिरामिड में क्या, उसको मत दिखाओ, उसको सब देख चुके हैं। हाँ क्या है? देखिए तो पहले बताइए सही गलत। अरे यार क्या बताएं तुम्हें, सर अभी तक नहीं था, आज हो गया है। आज हो गया है? कंफ्यूजन। उधर रखो तो बताते हैं। वही तो पूजन दूर कर रहे हैं पूरे। इधर सुनो, इधर पहले समझो इधर क्या कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए पूरे सनलाइट का, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, पूरे सनलाइट का प्लांट के फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कितना परसेंट यूटिलाइज होता है, बताओ कितना? 1 to 5%। आपसे पूछता है पार का कितना परसेंट यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, 2 से 10%। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। कुछ माया, ये क्वेश्चन अलग है। अब आओ आगे। अगर पूछता है कि एनर्जी की पिरामिड में, इधर बात नहीं, बात एनर्जी की पिरामिड में सनलाइट से कितना एनर्जी जो ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर को, तो 1%। कितना? 1%। ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा? 10% ला लगाएंगे। यहां पे 10% ला नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन माया, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। वो फोटोसिंथेसिस की बात करें, यहाँ एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है। समझ माया कि गया? आ गया? अब आ जाओ आगे। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ पे क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4, मतलब कितना? 25%। इसमें जो क्लाउड और गैसेस होती हैं वो 25% क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट कर देते। बचा कितना? 75%। देखो यहाँ पे तो 25% हो गया ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ द इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस हीटिंग इट। ऑलमोस्ट हाफ मतलब कितना? 50%। पूरी सनलाइट का हाफ मतलब 50%। ठीक है, यानी 25 पहले रिफ्लेक्ट हो गया, बाहरी से आया, बाहरी चला गया, बचा 25% क्लाउड में चला गया, तो पहुंचता कितना हमारे धरती तक? मात्र 50%। कितना? 50%। सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट। कौन सा होता है? इंफ्रा रेडिएशन। कौन सा? इंफ्रारेड। क्या बोलेंगे इसको? इंफ्रारेड। ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन सी? इंफ्रारेड। देखो कहने की वाइल ए स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ प्रोपोर्शन जो होता है खुद से रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस। एक तो पहले चला गया था जब अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर टकराया तभी चला गया 25%, 25 और चला गया तो अर्थ सरफेस तो मात्र कितना पहुंचता है? 50%। यानी हमारे जहां हम रहते हैं वहां कितना पहुंचेगा? 50%। पास में कुछ आगे देखो, अर्थ सरफेस री इमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। मैंने बता चुका यहाँ पे, जैसे ये पूरा मैंने अर्थ के बारे में बताया था कि कैसे कैसे चीजें ये फैलती है। ठीक है, देखो तो मान लो इसमें अर्थ सरफेस ये पूरा अर्थ था हमारा और ये हमारा सनलाइट था और ये पूरा अर्थ है। तो जब ये सनलाइट अंदर आता है 50%, तो देखो ऐसे आया, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे करके चल चल के इंफ्रारेड के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के फॉर्म में पूरी धरती क्या कर देता है? गर्म कर देता है। कुछ में क्या कर देगा? गर्म कर देता है। ओवरऑल अगर आपसे पूछता है हमारी धरती तक यानी ग्राउंड तक जो हम लोग मिलता है कितना का? 50%। कितना? 50%। ठीक है, और उसी से पूरी हमें गर्मी मिलती है। खैर इंफ्रारेड ध्यान रखिएगा। और देखो बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस,
atmospheric gases into spaces as atmospheric gases, but part of this does not escape. लेकिन कुछ ज्यादातर पार्ट जो होता है यहाँ से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ क्लाउड्स वगैरह होते हैं ये इंसुलेटर काम करते हैं, तो ये हीट यहीं पे रह जाती है और इसी हीट की वजह से हम लोग क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें और मीथेन की बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की बात करें, एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ हीट, तो ज्यादातर पोर्शन जो होता है हीट का वो कौन एब्जॉर्ब करता है, डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये हीट एब्जॉर्बर होते हैं। क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, देखो आगे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, तो बाकी भी होंगे चारों गैस है, लेकिन मेजर जो नाम लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगर आपसे पूछते हैं सारे ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा हीट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, CO2, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। तो CO2 सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा और घुमा के पूछ लेंगे आपसे, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, आगे देखो, एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ हीट, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैसेस रेडिएट हीट एनर्जी एंड मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन बिकम टू अर्थ सरफेस दस हीटिंग इट अप वंस अगेन। और इस तरीके से पूरा हमारा धरती क्या होगा, वो पूरा गर्म हो जाएगा। दिस साइकिल रिपीटेड मैनी टाइम्स, द एबव मेंशन्ड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। देखो यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछते हैं इसमें है तो चारों गैस है, लेकिन मेनली गैस कौन सी बताओ, CO2 और मीथेन होती है। कौन होती है, CO2 और मीथेन। अगर आपसे पूछते हैं इन चारों में सबसे मेनली गैस कौन सी है, तो CO2 और मीथेन बनाए, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। मीथेन का 20%, कार्बन डाइऑक्साइड का 60%। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा ना बढ़ने पाए, नहीं तो क्या होगा, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी ज्यादा तो बाकी कहानी तो आपको पता ही है, जो हमारे बर्फ है ग्लेशियर पिघलेंगे और पिघलने से क्या हो जाएगा, क्या होगा पिघलने से, पानी 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 नहीं, तब पानी पानी हो जाएगा। क्लियर, देखो यहाँ पे पहले कौन डूबेंगे, कोस्टल एरिया, गोवा, मुंबई, है ना, और फिर हम लोग भी नंबर आएगा धीरे धीरे करके। तो नंबर तो सबका आना है एक ना एक दिन, है ना। देखो लेकिन तब तक आप डॉक्टर तो बन जाओगे, है ना। इसी बात को दुख होकर डॉक्टर नहीं बन पाए, वो डॉक्टर बन जाओगे तब आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा चल रहा है ये, कौन सा एपिसोड चल रहा है इस समय, अच्छा हाँ इसे बोलो पूरा पूरा। फिफ्थ तो हो चुका है, मास स्टेशन बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है कितनी बार, अब कौन सा चल रहा है, और 100 से 1000 गुना जाइए ज्यादा तेजी से हो चल रहा है। तुम्हें भूकंप, तूफान, सुनामी, घबरा गए क्या सोच रही है। देखो बड़े पैमाने पर तबाही आने वाला है, इसको बोलते हैं कयामत। क्या बोलते हैं, कयामत। तो कयामत आने वाला है, रेडी हो जाओ। देखो आगे, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैड लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरे धरती में टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री, और पिछले पास्ट सेंचुरी, पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। उसमें आया मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड, ज्यादातर इसमें पिछले कितने 30 सालों में हुआ है। कितने 30 सालों में हुआ, 3 मतलब 3, डिकेड मतलब 10, पिछले 30 सालों में ज्यादातर इसका टेम्परेचर बढ़ा है। कितना बढ़ गया, 0.6 डिग्री पिछले 100 सालों में, और ज्यादातर कहां बढ़ा है, पिछले 30 सालों में। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू डिलीटेरियस क्या चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट बहुत सारे चेंजिंग आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, रिजल्टिंग इनटू ऑड क्लाइमेटिक चेंज। क्या बोलेंगे, ऑड क्लाइमेटिक चेंज को बोलते हैं एल नाइनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एल नाइनो इफेक्ट। देखो मार्क कर लो इसको। ऑड क्लाइमेटिक चेंज मतलब क्या है, जैसे अभी आप निकले और पता लगा बहुत से 45 डिग्री टेम्परेचर बहुत तेज हो गया, मई जून वाली टेम्परेचर शुरू हो जाए, ठीक है, और ठंडी में निकले और गर्मी शुरू हो जाए, गर्मी में निकले ठंडी शुरू हो जाए, तो इसका क्या है, ऑड क्लाइमेटिक चेंज है, इसको बोलते हैं एल नाइनो इफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर आपसे पूछे एल नाइनो इफेक्ट के रीजन क्या है, तो क्या बताओगे, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद क्या, ग्रीन हाउस गैस, उसमें आया कुछ, तो ये हो जाएगा एल नाइनो इफेक्ट। इसकी पूछ सकता है। दस लीडिंग टू द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जो पोलर आइस कैप वो क्या हो जाएंगे, सब मेल्ट कर जाएंगे, एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेसेस लाइक द हिमालय स्नो कैप, और हिमालय में जो बर्फ जमे सबके सब पिघल जाएंगे, और पानी कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, गंगा नदी में, और फिर वो बाढ़ आ जाएगा। देखो कह रहे कि ओवर मैनी इयर्स दिस विल रिजल्ट इन द राइज इन सी लेवल, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में
समुद्र के पानी के लेवल बढ़ा है, समुद्र के पानी के लेवल बढ़ा है। देखो यहाँ पे दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरिया, जो क्या कर सकता है, सबमर्ज डुबो देगा किसको, बहुत सारे कोस्टल एरिया को, मद्रास, गोवा, मुंबई, ठीक है। और शाहरुख खान के घर तो बगरी में है, समुद्र किनारे, तो सबसे पहले कौन डूबेगा, शाहरुख खान। और अंबानी के घर भी बगली में है, पहले कौन डूबेगा, अंबानी। लेकिन अंबानी का फायदा ये कि ऊपर हेलीपैड बना रखा है, हेलीकॉप्टर से बुलाएगा, उससे निकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स पे चला जाएगा, क्या आप कहें बात, मार्स पे चला जाएगा। देखो यहाँ देखो, आप करें, आप देखो द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट इज ए सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च। मतलब इसमें अभी रिसर्च करने की बात है कि अगर इसी तरीके से चीजें चल रही थी, आगे आने वाले समय बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली। कुछ सुना है, कुछ क्लियर हुआ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा, हाँ, और चारों कौन कौन से बताया, CO2, मीथेन, CFC, N2O, सबसे कम कौन सा है, उसके बाद CO2 कितने परसेंट, मीथेन कितने परसेंट, CFC कितने परसेंट, N2O कितने परसेंट, परसेंटेज के साथ पूरा याद रखिएगा। और अगर हम ग्लोबल वार्मिंग ना हो, सॉरी ग्रीन हाउस गैस ना हो, तो धरती की टेम्परेचर कितना हो जाए, सही -18 डिग्री। इस समय ग्रीन हाउस गैस की वजह से कितना टेम्परेचर है, 15 डिग्री टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करना है। देखो अभी तक इसमें पूछा नहीं, बस ग्लोबल वार्मिंग की गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस वाली पूछी गई है। अच्छा, इलानो इफेक्ट की वजह क्या बताओगे, ग्लोबल वार्मिंग पास में, और उसकी वजह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है यहाँ पे, इलानो इफेक्ट, ठीक है। देखो अब करें यहाँ पे, देखो क्या है, हाउ कैन बी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मेजर इंक्लूड कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये पूछा गया, आया क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग को आप कैसे कम करोगे, आप पेट्रोल डीजल का यूज कम से कम करिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल गाड़ी तेज चलाते हो आप लोग, है ना, है कि नहीं, उससे क्या होता है? आप लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, इससे पेट्रोल पूरा जलता नहीं, पूरा चेंज हो जाता है किसमें, CO2 में, किसमें, CO2 में, है कि नहीं, किसमें, CO2 में। देखो इधर कह रहे हैं कि हाउ कैन कंट्रोल, क्या करेंगे, देखो कटिंग डाउन यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल की बात कर रहे हैं, किसकी, पेट्रोल और डीजल, इसका यूज कम से कम करें, ठीक, यानी गाड़ी मत चलाएं, पैदल चलें। देखो इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, ठीक है, और जो एनर्जी यूज है उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना चाहिए। आगे देखो कह रहे हैं रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांट को काटना बंद करें, प्लांटिंग ट्रीज, लेकिन पेड़ लगाइए और पेड़ को काटना बंद कीजिए। स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कम कीजिए, पॉपुलेशन को घटाइए। आप कह रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं। देखो इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर आल्सो टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ माया ये चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारे, जैसे कि ODS, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ODS क्या, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। कुछ माया आगे देखो, ओजोन डिप्लीटिंग कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर। ये देखो यहां पे अंटार्कटिक रीजन है, और यहां क्या हो गया, पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया। देखो लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, क्या लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर में जब देखोगे ये बहुत क्लियर कट दिखाई देता है, कहां से, अंटार्कटिक रीजन से। तो अंटार्कटिक रीजन देखोगे लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर में, तो बहुत क्लियर कट आपको दिखाई देता है ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ओजोन में होल हो गया नहीं है, ओजोन होल का मतलब ओजोन की लेयर को पतला कर देना है, क्या कर देना है, पतला, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर नोन एज ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ओजोन में होल नहीं हुआ है। देखो आगे ये देखो, ये एक पॉइंट यहां से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जरा देखो यहां देखो, इधर देखो, ओजोन होल इज एरिया अबव द अंटार्कटिक, कौन रीजन, अंटार्कटिका, शोइंग द पर्पल कलर, किस कलर का है, देखो पर्पल कलर का है, वेयर द ओजोन लेयर इज द थिनेस्ट, और यहां ओजोन लेयर सबसे पतला है।
जहां ओजोन लेयर सबसे पतला होगा वो किस कलर दिखाई देगा? पर्पल की येलो, पर्पल कलर का। ओजोन थिकनेस जो है, ठीक है, उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में। किसमें? डॉप्सन यूनिट में। ध्यान रहे, डॉप्सन यूनिट को हम लिखते हैं डी और यू से, कैपिटल डी कैपिटल यू, और डेसिबल को स्मॉल डी और कैपिटल बी। रॉकेट जेट प्लेन से कितना आवाज होता है? 150। वेरी गुड। तो डॉप्सन यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, डी यू। तो डॉप्सन यूनिट किसके मेजर का तरीका है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का। मैं कुछ यहां देखो, डॉप्सन सोन इन कलर वायलेट, करिए सी केयरफुल द स्केल सोन इज कलर वायलेट टू रेड, और कलर वायलेट से रेड दिखाई देता है, ठीक। द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर। ये ओजोन होल जो होता है ये हर साल बनता है। क्या? हर साल बनता है। कब? बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। कोडशी बाय नासा। कुछ आया? नासा के द्वारा बताया गया ये, लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर। याद रहेगा, ये टाइम याद रखिएगा। कुकू कोयल, इसका ब्रीडिंग सीजन बताओ। स्प्रिंग टू, याद करके बैठे गुरु, समझ गए। कह रहे हैं कि लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर। और ओजोन होल जो होता है, ठीक है, और वो पतला होता है, उसको जब देखो तो कैसा दिखाई देगा? पर्पल कलर का। उसको मेजर करने का तरीका क्या है? डॉप्सन यूनिट। याद रहेगा, कैपिटल डी कैपिटल यू। क्या बोलेंगे? कैपिटल डी और कैपिटल यू। और कब? हर साल अंटार्कटिका रीजन पे जाओगे। कब जाओगे? लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर में, यानी अगस्त के लास्ट में और अक्टूबर के पहले, तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक। आगे देखो। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ओजोन की बात कर रहे हैं, तो ओजोन, इधर बात नहीं करो बच्चे। ओजोन हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है? क्या है? फायदेमंद है। दोनों? कैसे दोनों है? बताओ कैसे फायदे, नुकसान कैसे? अच्छा, ये बहुत सही। यूवी रेज को एब्जॉर्ब, अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे हो। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करे कौन? कौन? अरे यार, नहीं समझे हम क्या पूछ रहे हैं। जो फायदा बता रहे हो आप ना, हम कह रहे हैं नुकसान क्या है इसका। है? बोलने दो। किससे? वो तो हो गया भाई, वो तो फायदे में आ गया भाई, वो आ गया फायदे में, नहीं है नुकसान। क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, ऐसे बोलो। देखो, मैंने ये पूछा कि जो ओजोन लेयर है इससे हमें फायदा है कि नुकसान है, ये पूछा मैं। कौन सा? फिर से बोलो। व्हाट डू मीन नीचे? व्हाट डू मीन नीचे? व्हाट डू मीन नीचे? व्हाट डू मीन नीचे? बोली बहन ने, बहन जी ने बोल दिया ट्रोपोस्फेयर। बोल नहीं पा रहा, सही बोल रहा था, बोल नहीं पा रहा। अगर ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में हो, कहां हो? ट्रोपोस्फेयर में, तो क्या होगा? ये बैड ओजोन होता है। क्या होता है? बैड ओजोन होता है, नुकसान करता है। लेकिन पहले जो हेडिंग क्या लिखा था, देखो, पढ़ो ऊपर, सबसे ऊपर पढ़ो, क्या हेडिंग था इसमें? आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ, उस पर हेडिंग में ध्यान दिया करो। ओजोन डिप्लीशन कहां पे? स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें आया, यहां देखो। लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है तो क्या होगा इससे हमें? गुड। क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। अरे कहां गायब हो गया? गुड, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में होगा तो कैसा होगा? ये गुड ओजोन हो जाएगा। क्या जाएगा? गुड। और यहाँ क्या हो जाएगा? बैड। यहाँ हमें क्या करता है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में। और यही ट्रोपोस्फीयर में आ जाएगा तो हमें नुकसान करता है। ट्रोपोस्फीयर कहाँ होता है? जहां हम लोग रहते हैं, जहां हम लोग क्लास चल रही है। कौन से स्फीयर में? ट्रोपोस्फीयर। उसमें नहीं आया तो गुड ओजोन भी होता है, बैड ओजोन भी होता है, डिपेंड करता है ये कहाँ पे है। क्लियर है? तो हम लोग, हाँ बच्चे, बैड क्यों होता है इसके बारे में कोई रिसर्च चल रहा है, अभी पूरा बताया नहीं गया, लेकिन नुकसान करता है, ठीक है। रिसर्च का लेवल अभी है, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि इससे क्या नुकसान है। क्लियर है? अब आ जाओ आगे, इधर आ जाओ। अब यहां पे बात करना है, तो ये कहां लिखा हुआ है? यहां पे नहीं है। ये केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, एनवायरमेंटल इशू केमिस्ट्री में, लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सही कर रही है, अभी तो वही है एनवायरमेंट। एक ही जैसा लग रहा है ना,
सही कह रहा है, सही कह रहा है। देखो जो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, ये तो और केमिस्ट्री लाइफ है, मैं उड़ाए पड़े कुछ भी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वहां पे है, बैड ओजोन और गुड ओजोन दिया हुआ वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन क्या है आपका, सिर्फ गुड ओजोन के बारे में। देखो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ गुड के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे, इसलिए वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया कौन से, स्ट्रेटोस्फीयर। देखो आगे देखो, हाँ इससे हमें फायदा भी है और क्या है, नुकसान भी है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, फायदे की बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। देखो यहाँ पे कैन अर्ली स्टडी इन क्लास केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। देखो इधर बात कर, देखो 11th में, जो लोग नहीं पढ़े पढ़ लेंगे, 12 बोल रहे हैं केमिस्ट्री भी पढ़ो, फिजिक्स भी पढ़ो, क्या एनसीईआरटी वहां लिखा हुआ है, ठीक है। और वो है लास्ट चैप्टर है 11th का लास्ट चैप्टर में, उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जहां ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया। देखो कह रहे हैं कि बैड ओजोन फॉर्म इन द लोअर एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर, दैट हार्म प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट एनिमल क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। आगे देखो, देयर इज ए गुड ओजोन आल्सो, दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द क्या, एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेटोस्फेयर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। एंड इट एक्ट एज ए शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और जो सन से अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी पे नहीं आ पाता। आ गए तो क्या होगा, कैंसर, है ना। क्या कर देगा, म्यूटेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के कैंसर कर देगा। देखो अल्ट्रावायलेट रेज आर हाईली इंजरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब यूवी रेज। डीएनए और जो प्रोटीन होता है ये यूवी रेज को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जाके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती हैं। उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती हैं, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है। देखो एंड इट हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड इज द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। और इसकी थिकनेस को किसमें मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, इसमें डॉप्सन यूनिट में। अब देखो आगे, ओजोन गैस इज काइंडली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से मॉलिक्यूल कैरी ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो डिग्रेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। मतलब ये कहने का है कि जो ऑक्सीजन होता है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सीएफसी में मेन प्रॉब्लम क्या है तो बताएगा, सीएफसी में सारा नहीं, मेन क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इससे प्रॉब्लम जो है क्लोरीन से है, किससे, क्लोरीन से। ये क्लोरीन जो है कैटलिस्ट से काम करता है, क्या काम करता है, कैटलिस्ट का, ठीक है, किससे काम करेगा, कैटलिस्ट का। अब देखो ये जैसे कि ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन लगातार बनता रहता है। बस मैं कुछ नॉर्मली क्या होता है, ये जो है देखो ये O2 और इससे कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन ये लगातार बनता और बिगड़ता रहता है। इसमें कोई नई बात तो नहीं है इसमें, ये ठीक है। जब आप पढ़ोगे सिस्टीन ग्रुप केमिस्ट्री में, कौन सा ग्रुप, वहां भी इसके बारे में बताया गया। आप जब पढ़ोगे हैलोजन 70 ग्रुप में, वहां भी इसके बारे में बताया गया, ठीक। आप क्या करें, देखो ऑक्सीजन से ओजोन, ओजोन से ऑक्सीजन लगातार ये बनता है। थर्मली अनस्टेबल है कौन, ओजोन। ये पोलर के नॉन पोलर, पोलर होता है, क्या होता है, पोलर। बाउंडर कितना होगा इसमें, वेरी गुड, क्या बात है गुरु, छा गए 1.5। रटा हुआ है क्या बेटा, रटे तो हो गए, सही कह रहा है। हाँ ये देखो 3/2 कितना आया, बिल्कुल सही जवाब। और ये होना चाहिए भाई, वहां से क्या मतलब रखता है कि आपने समझाया कि रटा है, गोला सही भरना चाहिए, है कि नहीं। देखो मतलब क्या कहने का है, देखो इधर ये नॉर्मल प्रोसेस ये लगातार होता रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है तब, प्रॉब्लम तब होता है जब यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, क्या, क्लोरीन। अब जब क्लोरीन आ जाएगा तो क्या होता है, देखो ये स्टेप जो है ऊपर वाली ये नहीं होती। ओजोन से वो ये कहता है कि क्या ओजोन टूटता रहता है नॉर्मली, बिल्कुल टूटता रहता है, नॉर्मल फिनोमेना है। फिर ये हो जाता है, देखो ये तो प्रोसेस कैसा जाता है, ये 1 वे हो जाता है, कैसा, 1 वे। तो ओजोन से ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन
O2 से ओजोन फिर नहीं बनेगा। किसकी वजह से? सिर्फ कैटलिस्ट वजह। तो रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बना देता है कौन? क्लोरीन, जो काम करता है एज कैटलिस्ट। एक दिक्कत है इसके साथ। दूसरी दिक्कत ये है कि क्लोरीन अगर एक बार कैटलिस्ट से काम कर रहा है, और आपको पता है रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी कंज्यूम नहीं होता है, एक बार गया तो वहीं पे पड़ा रहेगा। ये इसके साथ दूसरा ड्रॉबैक है, इसलिए से ये हटता ही नहीं है। कुछ में आया? तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है। ओजोन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ओजोन तोड़ना बढ़ना, ये नॉर्मल प्रोसेस का एक पार्ट है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब ये स्टेप रिवर्सिबल वाला कैसा हो जाए? इरिवर्सिबल हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे ओजोन टूटेगा जरूर, लेकिन ये बनेगा नहीं। तो ओजोन की लेयर धीरे धीरे क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। एंड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर नोन एज ओजोन होल। ओजोन होल। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। करिए इन द एटमॉस्फेयर देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। ये देखो यहाँ ओजोन को बनता भी है, ओजोन का टूटता भी है। प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन दोनों किसका? ओजोन का। यहाँ देखो ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द लेट बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है? जो बैलेंस हो गया डिस्टर्ब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ क्या? ओजोन डिग्रेडिंग बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और देखो CFC फाइंड वाइड यूज इन द रेफ्रिजरेटर। कहाँ यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर में CFC यूज किया जाता है। ठीक है। CFC डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करेगा बताइए आपको? ये क्लोरीन निकलेगा यहाँ से, और ये क्लोरीन कैसे काम करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। एक बार पहुंच गया तो जल्दी ये खत्म नहीं होता है। कुछ माया? आगे देखो। तो क्लोरीन से काफी ज्यादा नुकसान है। तो अगर आपको देखना हो ओजोन होल, तो जाना पड़ेगा कहां? अंटार्कटिका रीजन। किस महीने में है? 15 अगस्त को। लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर। लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर। ठीक है, ठीक है। यहां देखो क्या है, यहां देखो, देखो यहां देखो कि CFC डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मूव अपवर्ड एंड रीच द स्ट्रेटोस्फीयर। यहां देखो यहां देखो, इधर देखो, इधर कह रहे हैं कि यहां पे कह रहे हैं कि इन स्ट्रेटोस्फीयर अल्ट्रावायलेट जो होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। ठीक है, इधर देखो, इधर ये जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो किस पे पड़ता है? CFC पे। और CFC पे फिर क्लोरीन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। फिर क्या होगा? देखो क्लोरीन डिग्रेडेड ओजोन रिलीजिंग क्या? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और ये ओजोन लिटिन जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है उसको डिग्रेड कर देगा विद दीस एटम्स एक्टिंग रियली एज ए कैटलिस्ट। और कैसे काम करता है ये? कैटलिस्ट की तरह। यानी क्लोरीन एटम्स आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, क्योंकि होता है ये कैटलिस्ट। हेंस व्हाटएवर CFC आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फीयर दे हैव परमानेंटली एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। एक बार अगर पहुंच गया तो फिर वो लगातार बना ही रहता है, जो काम होता है एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होता है। पास में कुछ कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, नहीं कराता? किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, नहीं कराता? नहीं। हाँ, किसी भी रिएक्शन को कैटलिस्ट बढ़ाता है कि घटाता है? हाँ, कुछ नहीं करेगा। चलती हुई रिएक्शन है तो उसको इफेक्ट करेगा। रिएक्शन अगर रुकी हुई तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुकी हुई रिएक्शन को कुछ नहीं कराता। हाँ, चलती हुई रिएक्शन है तो उसको ये घटा देगा या बढ़ा देगा। कुछ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो रिएक्शन चलनी चाहिए। कभी भी रुकी हुई रिएक्शन को ऐसा नहीं होगा कैटलिस्ट आपने मिलाया और रिएक्शन स्टार्ट हो गया। रिएक्शन चल रहा है उसको घटा बढ़ा सकता है। जो पढ़ाई करने के इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट उसी तो पढ़ा सकते हो। जो कह रहा नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, जबरदस्ती मुझे ले जा रहा हो, तो कहाँ पढ़ा पाओगे? पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ाओगे। पढ़ने के इच्छुक हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, टीचर उसी को पढ़ा सकता है। एक तो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, दूसरा टीचर उसको पढ़ाएगा तभी तो पाएगा। वरना बच्चा पढ़ने के बाद लाख टीचर से कुछ कर ले, कभी नहीं होगा। वैसे याद बात करें, चलती हुई रिएक्शन पे कैटलिस्ट काम करता है, रुकी हुई पे नहीं करता है। देखो आगे कह रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूअस इफेक्ट ऑन द ओजोन लेवल। Although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, the depletion is particularly marked over the Antarctic region. लेकिन मार्क अंटार्कटिक रीजन पे किया गया है। This has resulted in the formation of large area of the thin ozone layer. ठीक है, और
कॉमनली कॉल्ड द ओजोन होल। तो ओजोन होल का मतलब क्या बच्चे? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। इसका मतलब ये नहीं कि ओजोन लेयर में होल हो गया है। कुछ माया नहीं आया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लोरीन एटम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट लेयर जो होती है वो सीएफसी को तोड़ के क्या निकालेगा? क्लोरीन। और यही क्लोरीन काम करता है एज कैटलिस्ट। और एक बार अगर ऊपर चला गया तो फिर वापस ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसके साथ यही प्रॉब्लम है। अब इससे नुकसान क्या देखो जरा। अब कह रहे हैं यहां पे, मान लो अगर ये ओजोन होल, ओजोन लेयर ना होता तो क्या होता? दिक्कत देखो, देखो कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी वे, इसमें नहीं चलेगा ये। ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो बात इधर देखो कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट बी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब। कह रहे कि इसका जो वेवलेंथ होता है अल्ट्रावायलेट बी से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्या होता है? कम होता है और जाके अर्थ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, इससे क्या होता है? जो ओजोन लेयर का होता है वो इंटैक्ट रहे, सुरक्षित रहे। बट अल्ट्रावायलेट बी जो होता है ये क्या करता है? देखो, अगर कोई भी वेवलेंथ होता है जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से कम होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओजोन लेयर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया, जैसे अल्ट्रावायलेट बी हो गया, ये क्या करेगा? डीएनए को डैमेज कर देगा। बताया था यहाँ पे डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बताओ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्ड कि फास्फोएस्टर बॉन्ड कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड? तीनों होते हैं, ठीक है। क्या हो गए? तारे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे? देखो जो नाइट्रोजन बेस है उसके बीच में, जैसे कि एडिनिन के सामने कौन आएगा? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ग्वानिन के सामने कौन आएगा? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है, आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल में, ठीक है। अब देखो, तो ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड होता है इससे क्या कर देगा? तोड़ देगा। यहाँ देखो, डीएनए एंड म्यूटेशन में अकर्स, इट कॉजेस एजिंग ऑफ स्किन। इससे दिक्कत क्या आएगी? देखो, एजिंग ऑफ स्किन, स्किन पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। डैमेज टू स्किन सेल, स्किन सेल को डैमेज कर देगी। और क्या करेगी? देखो, एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर हो जाएगा, कार्सिनोमा। बात क्या हो जाएगी? स्किन कैंसर। इन ह्यूमन आइज में क्या करेगी? देखो, कार्निया जो है वो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात करें यहाँ पे, एंड ए हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी, अगर इसका डोज बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? देखो, इंफ्लेमेशन ऑफ कार्निया, जो कार्निया होती है उसमें क्या होता है? इंफ्लेमेशन हो जाएगा, उसमें घाव हो जाएगा। और क्या होगा? देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस। तो कार्निया में डैमेज हो जाए, उसमें घाव हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। और क्या देखो यहाँ पे? कैटरैक्ट, इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। उसमें मोतियाबिंद हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकता है, ये सारी चीजें होती है। तो जो कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन को स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, स्नो ब्लाइंड दोनों सेम चीज है। आगे देखो, सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, और ऐसा एक्सपोजर कॉर्निया को परमानेंटली तरीके से इसको डैमेज कर सकता है। तो एक ही तरीका रह जाएगा, क्या? कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। पास में कुछ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, कह रही कि ये सब चीजें देखने की वजह से देखा गया कि इतने बहुत सारे नुकसान है किसके? ओजोन डिप्लीशन के। तो क्या किया गया? इसमें कुछ संस्था जो है इन्होंने एक कुछ सम्मेलन शुरू किया गया। देखो, रिकॉग्नाइजिंग द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के बहुत ही खराब जो प्रभाव होते हैं इसकी वजह से, एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे आया। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाइस एंड मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा इन 1986, इफेक्टिव 1989, 1987 में आया, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 1989 में। तो चारों रूप से चालू हुआ 1989 में, लेकिन आया कब? 1987। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है? क्या कनाडा? क्या कनाडा? मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये कन्वेंशन कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में, ठीक है, 1987 में। और इसी के 10 साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 10 साल बाद आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है? जापान में। ऐसे सम्मेलन 10 साल बाद फिर हुआ, कहाँ पे? क्योटो में। क्योटो कहाँ है? जापान में। उसमें 1997, 1997। यहाँ देखो, अर्थ समिट कब बताया आपको? अर्थ समिट है 1992, वर्ल्ड समिट 2002,
बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, टाइगर एक्ट 1972, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972, है कि नहीं? तो देखो अब करें यहाँ पे, तो 1987 में हुआ, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ? 1989 में। और किस लिए था बताओ जरा? इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या करना? कंट्रोल करना। जो अर्थ समिट कराया गया तो वो किस लिए था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो अर्थ समिट हो चाहे वर्ल्ड समिट हो। ये जरूर ध्यान रखिए किसके लिए सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन हो रहा है, पता नहीं किसके लिए हो रहा है। नहीं, चले जा रहे हैं दावत खा के चले आए वापस, किसकी शादी थी पता नहीं, हमको क्या मतलब है। देखो यार, खाने से मतलब है कि नहीं? देखो आपके सब्सिक्वेंटली मैनी मोर इफेक्ट हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप। मैनी मोर इफेक्ट, बहुत सारे और इफेक्ट हुए, मतलब इसका नाम पता है क्योटो प्रोटोकॉल। नाम नोट कर लो, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ? 1997। क्योटो कहाँ? जापान। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। देखो आप, हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली फॉर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री, दोनों को बताया गया कि भाई इससे बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर, क्योंकि ये पूरे अर्थ की बात है, किसी कंट्री की बात नहीं है कि चाइना की है, इंडिया की है, कि किसी और कंट्री की है। ये पूरे वर्ल्ड का इशू है, तो सारे कंट्री को साथ में आना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया मेंटेन कर रहा है, कोई कंट्री उसको बर्बाद कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ? तो इसलिए जो है, क्योंकि आसमान तो एक ही है ना, कि दो आसमान है। इंडिया के लिए अलग आसमान, बांग्लादेश के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, और सऊदी के लिए अलग है। ऐसा है क्या? आसमान एक ही है, कंट्री अलग अलग है। वाह भाई वाह। देखो इधर आप क्या करें, देखो तो ये कह रहे हैं प्रोटोकॉल हैव लेड डाउन डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली फॉर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। हम लोग किस में आते हैं बताओ? डेवलपिंग कंट्री में। डेवलप नहीं है अभी, डेवलपिंग, ठीक है, प्रगतिशील। फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ सीएफसी, सीएफसी के इमिशन को कम किया जाए, एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। उसमें आया कि नहीं आया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लियर हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल क्लियर हुआ। इन्वायरमेंट एक्ट कब आया था? सो गए 1986 में, ठीक है। और नॉइस पोल्यूशन को ऐड कब किया गया? 1987। किसमें? एयर पोल्यूशन। जो कब आया था? अरे 1981 में भाई। देखो इधर, ये हम लोग बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब कह रहे हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, यहां देखो, जैसे आप देख रहे हैं लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, नहीं? और किस लिए? दो पर्पस है, एक तो मकान बनाने के लिए, दूसरा मकान बनाने के लिए क्या है? फार्मिंग के लिए। हाँ बात सही है, फार्मिंग के लिए। सोयाबीन खेती अमेजन एंड फॉरेस्ट में हो गया है, अब कहाँ हर जगह सोयाबीन खेती ही करोगी, कुछ और नहीं बचा है अब। देखो यहाँ पे वो अमेजन एंड फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पे इसके बारे में बात करिएगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन है, कहा मैं बता दूं। देखो खैर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट बट आल्सो बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स। कभी कभी ऐसा तो इम्प्रॉपर तरीका होता है, जैसे मान लो कुछ लोग जो जमीन होता है ऊंचाई पे होता है खेतों पे, ठीक है, तो जो नीचे वाले होते हैं वो जल्दी से अपने पानी नहीं डालते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि कब ऊपर वाला सिंचाई करे। होता नहीं होता है? तो ऊपर वाला सिंचाई करे तो पानी एक बार हल्का सा कटा तो आ जाएगा नीचे वाले खेत में, तो सिंचाई उसकी अपने आप हो जाती है ना। सिर्फ यही नहीं, ऊपर वाला अगर खेत में खाद डाल दिया, फर्टिलाइजर, तो पानी उसी समय मान लो पानी लगा दिया तो सारा फर्टिलाइजर किसमें आ जाएगा? नीचे वाले में। तो यानी कि पानी की बचत हो गया, फर्टिलाइजर की भी बचत होगा, दोनों फायदे हो जाते हैं। वही तरीके कह रहे हैं यहाँ पे देखो। लेकिन एक चीज और भी होता है कि अगर जहां पे अगर आप खाद डालते हैं तो उसमें पानी ज्यादा ना भरें। पानी ज्यादा भरे तो क्या है, खाद जो है ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ में, पास में उसकी बात करें तो उससे जो है मिट्टी जो है खराब हो जाती है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन, यानी कि खेतों का डिजर्ट में बदलना, बंजर भूमि बदलना, इसकी बात करें यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल, ऊपर की सॉइल होती फर्टाइल होती, ह्यूमस बताइए, टेक सेंचुरीज, सालों लग जाते हैं बनने में, सालों लग जाते हैं बनने में। और इन्वायरमेंट इसमें कितना खर्चा करता है? अरे यार मैं क्या कह रहा हूं, सॉइल फॉर्मेशन में कितना खर्च होता है वो आप पूरा बता रहे हो ना, हम सिर्फ सॉइल की बात करें, कितना? 50%। सॉइल फॉर्मेशन कितना खर्च होता है? ये नेचर खत्म करता है, खर्च करता है जो हमें इसके बारे में नहीं पता है कि नहीं।
लेकिन कह रहे हैं कि जो फर्टाइल सॉइल है उसको बनने में कितने लगते हैं, सेंचुरी लग जाते हैं, यही लोग बनाते हैं। आगे देखो, बट कैन बी रिमूव वेरी इजिली ड्यू टू द एक्टिविटीज, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज ऐसी है जिसकी वजह से ये लगातार ही खत्म होता है। देखो ओवर, क्या मतलब, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। आप एक बार बनाइए, कौन सी, गेहूं लगा, दूसरी बार डाइकॉट कोई फसल लगा दीजिए, उससे फर्टिलिटी हमेशा क्या होगी, मेंटेन रहेगी। यहाँ देखो ओवर कल्टिवेशन मतलब जरूरत से ज्यादा खेती करना, और देखो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, और खेत है उस खेत में क्या हो गए, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, बकरियां छोड़ दी गई। आपको पता अबिंगडन टार्टोइस कहां डाला गया था बकरियों को, ऑस्ट्रेलिया में, गैलेपागोस आइलैंड, कहां पे, गैलेपागोस आइलैंड, जिसकी वजह से बकरियां सारी घास खा गई और कछुए के खाने के लिए घास ही नहीं बची, जिसकी वजह से कछुए सारे यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, वहां पे जानवर होंगे, बकरियां होती वो घास तो खाती ही हैं, घास खाते खाते जो अंदर की जड़ें होती मिट्टी, कौन, बकरियां। दिक्कत क्या, दिक्कत ये होती है कि जब पानी बरसता है तो घास जो होती क्या करती है वो, ऐसे खासकर दो ग्रास की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो मिट्टी कटने को बचाता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। लेकिन ये घास कौन खा गई, बकरी, जानवर खा गए, तो अब जो मिट्टी वो, अब पानी गिरेगा तो पूरा मिट्टी कट जाएगा। उसी बात में डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, तो पेड़ होते हैं उसकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, लेकिन पेड़ कट गया तो मिट्टी कौन बांधेगा। एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, और जो सिंचाई के तरीके हैं वो बहुत ही खराब तरीका है, सिंचाई के तरीके जो है बहुत ही, पैचेज ऑफ लैंड, तो लैंड के पैचेज बन जाते हैं, आपने देखा ये इस तरीके से टुकड़े बन जाते हैं, ऐसे इस टाइप पैचेज, देखा कभी, बीच में दरारें पड़ जाती है इस टाइप में, ठीक है। ये देखो जब ऐसे पड़ने लगे इसका मतलब कुछ ना कुछ में गड़बड़ सवाल में खराब हो रही है, ठीक। तो पैचेज ऑफ लैंड हो जाएगा, व्हेन लार्ज बैरन पैचेज एक्सटेंड एंड मीट ओवर टाइम, और बड़े बड़े जो पैचेज आपस में मिल जाते हैं तो बड़े पैचेज बन जाते हैं, देखो। एंड रिकॉग्नाइज दैट डिजर्टिफिकेशन इज हाँ ओवर टाइम ए डेजर्ट इज क्रिएटेड, और इससे क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है, बंजर भूमि हो जाती है। इंटरनेशनली इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डिजर्टिफिकेशन इज मेजर प्रॉब्लम, देखो desertification is the major problem nowadays, particularly due to the increased urbanization। क्या मतलब है, ये पूछा गया क्वेश्चन, यही ध्यान रखना आपको। क्या अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, आप देख रहे हो गांव लगातार किस में बदलते जा रहे हैं, शहर में, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, सारे खेत जो है किसमें तब्दील हो रहा है, मकानों में, खेत खत्म हो रहा है, और उसके अलावा डिजर्टिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो सारे पर्टिकुलरली ड्यू टू द इंक्रीज अर्बनाइजेशन, तो सारे गांव शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये रेगिस्तान चीजें काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन अनाज ज्यादा करना पड़ेगा, अनाज के लिए लगातार उसमें खेती करो, खेती करने से वो पूरी भूमि बंजर हो जाएगी। बस में कुछ उसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया डिजर्टिफिकेशन मेजर प्रॉब्लम होती है कहाँ, किसकी वजह से, इंक्रीज अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण के यानी गाँव का शहर में बदलने की वजह से। एक प्रॉब्लम इसके साथ और दिया गया, देखो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैनिटी, देखो कहीं इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, आप सिंचाई करिए तो वहां पे पानी के निकलने के प्रॉपर रास्ता भी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड टू द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप, वाटर लॉगिंग ड्रॉ साल्ट टू द सरफेस। अगर आप पानी भर देते हो तो जो मिट्टी का जो साल्ट होता है वो सरफेस पे आ जाता है, मिट्टी के सरफेस पे आ जाता है, और अगर सरफेस पे आ जाएगा साल्ट वगैरह तो जो प्लांट होते हैं उसको रूट को डैमेज कर देगा, तो पूरा खेत क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, पूरा पेड़ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसमें खेत में पानी भर दिए हैं, पानी भर देंगे तो सारा सॉइल का साल्ट कहाँ जाएगा, सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे आने की वजह से जो प्लांट उसमें आपने लगा रखे होंगे उस प्लांट को जला देंगे, क्या कर देंगे, जला देंगे, तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। कह रहे हैं कि द साल्ट देन इज डिपोजिटेड एज ए थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट ऑफ द प्लांट। इससे क्या होगा, देखो दिस इंक्रीज साल्ट कंटेंट, इससे क्या हो जाएगा, साल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और पेड़ जो होंगे उससे ग्रोथ के लिए दिक्कत करेगा, इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग द एग्रीकल्चर, और पूरा जो एग्रीकल्चर उससे डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो लगातार आया है वो क्या, देखो
वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैव कम इन द वेकअप ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन बात कर रहे हैं कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी की वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ा था, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोडक्शन बढ़ा था वो फर्टिलाइजर का यूज करने की वजह से बढ़ा था। वो इतना फर्टिलाइजर यूज किया गया, इतना यूज किया गया कि फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन मिट्टी जो है सारी खराब हो गई। देखो वाटर लॉगिंग, एक तो पानी लोगों ने खूब भरा, भर भर के फ्री में पानी मिल रहा है, भर दिए। दूसरी बात करें वाटर लॉगिंग सॉइल सैनिटी, जिसकी वजह से साल्ट पूरे कहाँ गए, सरफेस पे आ गए, ये हो गया। तो साल्ट के आने की वजह से पूरा मिट्टी खराब हो गया। और दूसरी बात क्या देखो कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा किया गया है, फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा किया गया है। तुम लोग बुरी प्राइमरी क्लास की याद आ गई मुझे, है ना, वहां पे होता नहीं था, ऐसे 2 बज गए 4 बजते थे, तो बैग सारा काम छोड़ो, सर क्या पढ़ा रहे हैं छोड़ो, पहला काम करो बैग रेडी कर लो, है ना, है कि नहीं, बैग रेडी कर लो चुपचाप, बस जैसे ही बेल बजे और तुरंत फटाक से भागो, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो बच्चे पहली चीज तो ये कि प्राइमरी क्लास नहीं है, ये कंपटीशन है, ठीक है। अक्सर लोग गलत फहमी रहते हैं कि प्राइमरी क्लास है, इंटर कॉलेज है, पढ़ाया क्लास किए चले गए बस पास हो जाएंगे, है कि नहीं, पास तो हो ही जाएंगे। यहाँ पास होने वाले भी फेल होते हैं, कुसमाया, यहाँ जो पास है वो फेल भी है, दोनों बातें होती है, या ऐसा एग्जाम है। खैर कोई बात नहीं है, बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे, ठीक, आज यहीं तक करवा देते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू। कल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक रिवाइज करके आना एक बार, ठीक है, और ह्यूमन सोल हेल्थ डिजीज वाला। डिफॉरेस्टेशन लास्ट होगा शायद, है ना, और आप लोग ले आइएगा 11th वाली बुक, हाँ बिल्कुल, और कल हम आपका एनिमल किंगडम स्टार्ट करा देंगे।